हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? बढ़िया। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज अपना नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। दोस्तों जरा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कुछ बातें अपन लोग पहले कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए अपन इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भूल जाते हैं। मैं पहले आपके साथ में कुछ प्रैक्टिकलिटीज डिस्कस करूंगा कि दरअसल ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया क्यों और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने किन किन बातों को डिस्कस किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने से पहले और इसने आकर के उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया। ये सारी बातें हम एक कॉमन सेंस के तहत करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन उसके बाद हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को टेक्निकली पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये AS 16 जो है ये एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक है। ये बहुत 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 आसान टॉपिक है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्लस वेरी सिंपल है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आप लोगों को मेरे साथ में ध्यान से पढ़ना है। खैर, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर ये बताओ कि आखिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया ही क्यों, ये क्या है? बेटा आप लोग एक बात को जानते हैं, सब लोग एक बात को समझते हैं कि अगर हम किसी एसेट को बना रहे हैं तो हमारे एसेट के रेडी टू यूज से पहले के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे हम उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ लेते हैं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर हम किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या किसी एसेट को परचेज कर रहे हैं तो उस एसेट के रेडी टू यूज, एक बात ध्यान रखना, आप लोग हमेशा 11th 12th वगैरह में आप लोग सब लोग गलत पढ़ करके आते हैं, आप लोग पढ़ के आते हो पुट टू यूज। ध्यान रखना, एसेट के रेडी टू यूज की बात होती है, पुट टू यूज की बात नहीं होती। आप समझना, अगर मान लीजिए एक एसेट है वो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, उस डेट को बोलते हैं रेडी टू यूज। और हो सकता है उसके 15 दिन 20 दिन या 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद फिर हम उस एसेट का इस्तेमाल करना शुरू करें। तो जब आप एसेट का इस्तेमाल करना शुरू करोगे दैट इज कॉल्ड पुट टू यूज। तो ध्यान रखना बेटा, हमारे लिए रेडी टू यूज इंपॉर्टेंट वर्ड है, पुट टू यूज से हमें कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है बात? पुट टू यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रेडी टू यूज। बेटा हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, पुराना वाला भी नया वाला भी, वो दोनों ये कहते हैं कि सारी की सारी कॉस्ट जो एसेट के रेडी टू यूज होने से पहले लगाई गई है वो सारी की सारी कॉस्ट उस एसेट की कॉस्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं। बात आ रही समझ में मैंने क्या बोला? मतलब अगर किसी भी एसेट के रेडी टू यूज होने से पहले का जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा हम लोग अपनी कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं, हम उस सारे के सारे खर्चे को अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया कि मान लीजिए अगर अपन ने किसी एसेट को बनाने के लिए लोन लिया है तो लोन लेने पर लोन का जो ब्याज लग रहा है वो ब्याज भी उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? बेटा आ रही है मेरी बात समझ में? मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग के रेडी टू यूज होने से पहले का जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा बिल्डिंग की कॉस्ट में लेना है, दैट इज क्लियर। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने लोन लिया है, लोन पर मैंने ब्याज चुकाया है, तो क्या वो ब्याज का पैसा भी बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो पॉइंट ये आया कि भैया पहले इस पॉइंट पे होता था डिस्प्यूट। कुछ लोग बोलते थे कि भाई साहब इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड करना है, कुछ लोग बोलते थे नहीं करना है। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आया और उसने बोला हाँ इंटरेस्ट का खर्चा एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ने आके क्लियर कर दिया कि भैया इंटरेस्ट का खर्चा जो एसेट के रेडी टू यूज होने से पहले हो रहा है वो आपको इंक्लूड करना है। मेरी बात आ गई समझ में? पॉइंट समझ में आ गया? अब सुनो, अब इस AS के सामने कई समस्याएं थी। मैं अभी ध्यान से सुनो, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं, मैं आपको AS की बातें नहीं पढ़ा रहा। जब मैं AS शुरू करूंगा पढ़ाना तब टेक्निकल बातें करूंगा, अभी मैं तुम्हारे से कॉमन सेंस वाली बातें कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जब तक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आया था तब तक एक समस्या थी कि चलो इंटरेस्ट का खर्चा बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड करना है, पर 3 प्रॉब्लम है। पहला, इंटरेस्ट का खर्चा कब से इंक्लूड करना शुरू करूं? मान लो मैंने लोन ले लिया पहले
और बिल्डिंग बनानी शुरू की है बाद में, तो लोन पहले ले लिया, बिल्डिंग बाद में शुरू की है बनाना, तो बिल्डिंग बनाना ही शुरू नहीं किया, तो क्या बिल्डिंग बनाना शुरू करने से पहले वाला इंटरेस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए? हाँ, आप मेरी एक बात को समझो, आपने लोन लिया 2 साल पहले, आपने 2 साल तक कोई काम नहीं किया, 2 साल के बाद में आपने बिल्डिंग बनाना शुरू किया, तो इस 2 साल का ब्याज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं है, तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट में आना नहीं चाहिए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ने एक बात क्लैरिफाई कर दी कि एसेट का कंस्ट्रक्शन जब तक शुरू नहीं होता तब तक ब्याज का खर्चा जोड़ना मत। ठीक है, जिस दिन एसेट का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा उसके बाद वाला ब्याज ही आप बिल्डिंग की कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में जोड़ सकते हो। नंबर 2, दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने थी, मान लो अगर मैंने 2 साल के लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, और मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैंने 2 साल के लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, तो इस 2 साल का ब्याज ये बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो हमारे एएस ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया, नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 2 महीने का ब्याज लग रहा है ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लग रहा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम बंद पड़ा है, तो ये 2 महीने का, 2 साल का जो ब्याज है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। तीसरा सवाल था, बिल्डिंग की कॉस्ट में कब तक का ब्याज जुड़ेगा? मतलब ब्याज जुड़ना शुरू हो गया लेकिन जुड़ता कब तक रहेगा? तो हमारे एएस ने वो भी क्लैरिफाई कर दिया, जब हमारी एसेट रेडी टू यूज हो जाएगी उसके बाद ब्याज नहीं जुड़ेगा। तो 3 मुद्दे तो इन्होंने ये डिस्कस किए, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने 3 मैटर तो ये डिस्कस किए। पहला, इधर सुनो 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 सुनो, पहला डिस्कस किया कि इंटरेस्ट की कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू कब होगी? अगर बीच में काम बंद हो गया तो ब्याज का कैपिटलाइज होना क्या रहेगा? जारी रहेगा या जारी नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा, ये बताओ। तीसरा, इंटरेस्ट की कॉस्ट हमारी कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होना कब तक चालू रहेगा, बंद कब होगा? 3 बातें क्लियर है? अच्छा, फिर इसके बाद एक और प्रॉब्लम थी। एक और प्रॉब्लम ये थी कि लोन हमेशा किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए नहीं होता, कभी कभार जनरल लोन भी होते हैं, जैसे डिबेंचर। अब मैंने डिबेंचर इशू कर दिए 1 करोड़ का, अब डिबेंचर का पैसा तो बिल्डिंग में भी लग रहा है, प्लांट में भी लग रहा है, फर्नीचर में भी लग रहा है, सब चीजों में लग रहा है, तो डिबेंचर का पैसा तो सब चीजों में लग रहा है, तो ये कहलाती है जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग का ब्याज कैसे चार्ज होगा? जनरल बोरिंग का जो ब्याज है वो एसेट की कॉस्ट में कैसे इंक्लूड होगा, वो अलग दिक्कत। तीसरी दिक्कत ये कि अगर आपने लोन तो ले लिया लेकिन एसेट के कंस्ट्रक्शन में पैसा एक ही दिन में थोड़ी लगता है, वो तो धीमे धीमे लगता है, और एसेट की कॉस्ट में पैसा धीमे धीमे लगता है, तो धीमे धीमे लगने वाले पैसे का ब्याज कैसे लोगे? कॉम्प्लिकेशन है। तो बेटा इस तरीके से इंटरेस्ट की कॉस्ट को लेकर के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, और उन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में डील किया गया है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है ये इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की बातें करेगा जो बातें अभी मैंने आपके सामने की है। अभी आपको लग रहा है कि ये सारी बातें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं इनका क्या जवाब निकलेगा, लेकिन हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ने हर परेशानी के लिए बहुत आसान आसान रास्ते बता रखे हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं उनके लिए? तो चलो, अगर आप लोग तैयार हैं तो बढ़ते हैं आगे। आइए, सबसे पहला दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी एंटरप्राइजेस। बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी एंटिटीज के लिए मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पहला पॉइंट क्लियर है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी एंटिटीज के लिए मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पहला सवाल आता है बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है। मैं आपके साथ में इस पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूं, और मैं आपको बता दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन 4 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। बेटा हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ने न सिर्फ ब्याज के सामने दिखने वाले खर्चे को पहचाना, बल्कि इसने हमारे हिडन इंटरेस्ट के खर्चे को भी पहचाना है। मतलब जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है इसमें बोरोइंग कॉस्ट में बेसिकली ब्याज को पकड़ा गया है, बोरोइंग कॉस्ट मतलब ब्याज, लेकिन बेटा इसने हिडन इंटरेस्ट को भी पकड़ लिया है।
मतलब बोरोइंग कॉस्ट की परिभाषा को जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें इंटरेस्ट और हिडन इंटरेस्ट दोनों को कवर किया गया है। अब आप लोग बोलेंगे कैसे? पढ़ो मेरे साथ में, एक एक बात पढ़ेंगे और एक एक बात को समझेंगे, ठीक है ना। बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड्स। ये लाइन बड़ी जोरदार है। इन्होंने बोला बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है हमारा जो भी इंटरेस्ट का खर्चा है वो, और साथ में लोन का अरेंजमेंट करने के लिए अगर आपने कोई भी पैसा खर्च किया है तो वो भी आपकी बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे एक बात को समझो, आज मैंने 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, और इस लोन पर बेटा ब्याज की रेट है 10%। तो आप मुझे बताइए साल भर का मेरा ब्याज कितना लगेगा? 10 लाख रुपए। साथ ही बेटा ये लोन अरेंज करवाने के लिए मैंने जिस व्यक्ति की सहायता ली उसने मुझसे कमीशन लिया है मुझे लोन दिलवाने के लिए 1%। तो आप मुझे जल्दी से ये बताइए उसने कमीशन कितना लिया? 1 लाख रुपए। अब पॉइंट समझिए बेटा कि यहां पे डेफिनेशन कहती है कि जो 10 लाख रुपए का ब्याज दे रहे हो ये भी बोरोइंग कॉस्ट है, और जो 1 लाख रुपए आपने खर्च किए बोरोइंग का अरेंजमेंट करने के लिए वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। तो बेटा यहां पर कुल मिलाकर जो बोरोइंग कॉस्ट है वो आपकी हो जाएगी 11 लाख रुपए। 10 लाख रुपए ब्याज के और 1 लाख रुपए जो अरेंजमेंट के लिए आपने दिए हैं वो, ये दोनों आपकी बोरोइंग कॉस्ट जो हैं वो कहलाएंगी। क्लियर है मेरी बात? बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है? लाइन क्या लिखा है? बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड्स। बेटा इंटरेस्ट का खर्चा और बाकी दूसरे खर्चे जो हमने बोरोइंग अरेंज करने के लिए किए हैं वो दोनों मिलकर कहलाते हैं बोरोइंग कॉस्ट। क्लियर है बात? अब आगे सुनो, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब इन्होंने डेफिनेशन को और बढ़ाया और बोला इसमें ये सब इंक्लूड करना। क्या भाई? इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट की बात तो पहले हो गई, बिल्कुल हो गई, पर इसने रिपीट किया है। नंबर 2 कमिटमेंट चार्जेस। अब आप बोलेंगे सर ये कमिटमेंट चार्जेस क्या होते हैं, हमें इनके बारे में नहीं पता। बेटा कमिटमेंट चार्जेस होते हैं जहां पर आप किसी आदमी से लोन नहीं लेते लेकिन आप उससे एग्रीमेंट कर लेते हो कि जब भी मुझे पैसे की आवश्यकता होगी मैं आपसे पैसे ले लूंगा। तो बेटा अब ऑब्वियस सी बात है सामने वाला आदमी अपने पास पैसे रखेगा ताकि आप जब भी मांगने आओ वो आपको दे दे। तो आप मुझे बताइए क्या उसे ब्याज का नुकसान रहेगा? एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं गौरव के पास गया और मैंने गौरव को जाके बोला कि गौरव मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, गौरव बोला बिल्कुल सर अभी ले लो, ये रखे, ये लो। मैंने बोला नहीं नहीं अभी मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को अगले 2 महीने में कभी भी जरूरत पड़ सकती है, मैं मांग लूंगा। गौरव ने बोला सर अगर आप ऐसी बात करोगे तो मुझे 2 महीने तक कैश अपने पास ही रखना पड़ेगा, मैं किसी को दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे हमेशा लगेगा आप कभी भी आके मांग लोगे तब कहां से दूंगा, तो मुझे तो 2 महीने के लिए कैश अपने पास ही रखना पड़ेगा, तो मेरा ब्याज का नुकसान होगा। मैंने गौरव को बोला कोई बात नहीं यार, ऐसा कर 2% तू ले लेना मुझसे, ठीक है। तो गौरव को मैंने 2% देने का वादा किया कि भाई जब मैं पैसा मांगने आऊं तब तू मुझे दे देना, जिस दिन मैं पैसा ले लूंगा उस दिन ब्याज लगना शुरू हो जाएगा 12%, और जब तक मैं नहीं लेता तब तक 2% ब्याज ले लेना, ठीक है। तो यहां पे ये जो 2% में दे रहा हूं ना, इसे बोलते हैं कमिटमेंट चार्जेस। क्या बोलते हैं इसे? कमिटमेंट चार्जेस। गौरव ने मुझे कमिट किया है कि कभी भी आके पैसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बदले गौरव मुझसे 2% पैसे ले रहा है, ये क्या है? कमिटमेंट चार्जेस, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, इंटरेस्ट भी बोरोइंग कॉस्ट है, कमिटमेंट चार्जेस भी बोरोइंग कॉस्ट है। आगे अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम। मैं चाहता हूं आप इसे क्लैरिफाइड लिखो, डिस्काउंट को पूरा लिखो डिस्काउंट ऑन इशू, और प्रीमियम को पूरा लिखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बुक में लिखिए, ये लिखा ना अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम, तो डिस्काउंट को पूरा लिखो डिस्काउंट ऑन इशू, और प्रीमियम को पूरा लिखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। सर ये क्या बात हुई? बेटा अब आप लोग को जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे अपनी सीए की पढ़ाई में, आपको पता चलेगा कि हमारी अकाउंटिंग और जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, खास करके इंड एस,
वो बहुत रिफाइन होकर के आए हैं और बेटा उसमें बहुत गहराई से एक एक बात को, रियलिस्टिक चीजों को समझा गया है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं, दैट मीन्स मैंने 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिवेंचर 90 रुपए में इशू कर दिया, मानते हो आप लोग? तो आप मुझे बताइए कि मैंने 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिवेंचर 90 रुपए में इशू किया, तो मेरा डिस्काउंट ऑन इशू क्या है? 10। मेरा डिस्काउंट ऑन इशू क्या है? 10। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, इस डिवेंचर का रिडेम्पशन किस पे होगा? ऑब्वियस है 100 रुपए पे। अब एक बात दिमाग लगा के देखो, अगर तुम सोचो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने अगर 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपए में इशू किया था तो तुमने लोन लिया कितना है? 90। अरे तुम्हें कैश कितना मिला? 90। तो लोन लिया कितना है? 90। और रिडेम्पशन कितने पे हो रहा है? 100 में। और अगर 100 में रिडेम्पशन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने 90 रुपए का लोन लिया लेकिन वापस कितने पैसे किए? 100 रुपए। तो आप मुझे दिमाग लगा के बताओ, क्या सेंसिबली सोचने पर आपको दिख सकता है कि ये 10 रुपए ब्याज है? एक बात मुझे बताओ गौरव, एक बात मुझे बताओ जय, आप सब लोग मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे 100 रुपए का लोन लेता हूं और तुमको 1 साल बाद 110 रुपए देता हूं, तो ब्याज कितना है? मैंने तुमसे 100 रुपए लिया और लौटाया 110, ब्याज कितने का है? 10 रुपए। वैसे यहां पर है, अगर मैंने कोई डिबेंचर बॉन्ड अगर मैंने 90 रुपीज पे इशू किया और मैं रिडेम्पशन कर रहा हूं एट पार 100 रुपए पे, तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब तो यही निकला कि मैंने तुमसे 90 रुपए लिए थे और वापस कितने किए? 100 रुपए। तो जो 10 रुपए मैं तुमको एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो ब्याज ही तो है। वो ब्याज है कि नहीं है? वो इंटरेस्ट है कि नहीं है? जल्दी बोलो, है ना? वो इंटरेस्ट है। अच्छा, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि ये डिबेंचर 10 साल में रिडीम हो रहे हैं, ये डिबेंचर का रिडेम्पशन हो रहा है 10 साल बाद। तो मैंने आज तुमसे 90 रुपए कैश लिया और मैं तुम्हें 10 साल के बाद में 100 रुपए वापस कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए ये 10 रुपए क्या है? ब्याज। कितने साल का? 10 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है? 1 रुपए। ये उसी 1 रुपए की बात कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू। नहीं आया समझ में? बेटा अमोर्टाइजेशन क्यों बोला? क्योंकि बेटा ये 10 रुपए तो 10 साल का ब्याज है ना। 1 साल का ब्याज कितना है? 1 रुपए, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोरोइंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है? 10 रुपए बोरोइंग कॉस्ट नहीं है इस साल की, 1 रुपए बोरोइंग कॉस्ट है इस साल की। समझ में आ गया? अच्छा, इसी तरीके से देखो कि अगर तुमने एक डिबेंचर इशू किया 100 रुपए में, लेकिन उसका रिडेम्पशन आप कर रहे हो 120 रुपए में। अब आप मुझे बताइए, अगर 100 रुपए में आपने डिबेंचर इशू किया तो आपको पैसे कितने मिले? 100। और 10 साल बाद जब आप रिडेम्पशन करोगे तो रिडेम्पशन करते टाइम आप पैसा वापस कितना करोगे? 120। तो आप मुझे बताइए, आपने 100 रुपए लिए और आपने 120 रुपए वापस किए, तो आप मुझे बताइए ये जो 20 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या ये ब्याज है? लेकिन ये कितने साल का ब्याज है? 10 साल का। तो भैया 1 साल का ब्याज कितना पड़ा? 2 रुपए। ये उसकी बात कर रहा है, 2 रुपए की बात कर रहा है। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बेटा बात समझ में आ रही है? पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर बेटा डिस्काउंट ऑन इशू है तो ये ब्याज है, अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो भी ब्याज है, पर वो ब्याज है डिबेंचर की पूरी लाइफ का। अगर आपको 1 साल का ब्याज निकालना है तो आप इसे डिवाइड कर लो, अमोर्टाइज कर लो। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट। सर ये क्या हुआ? अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट, बेटा ये इस 1 लाख की बात हो रही है। एक बात मुझे बताओ कि अगर लोन का अरेंजमेंट करने के लिए मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए, तो बेटा इसका फायदा तो मुझे 10 साल तक मिलेगा ना। लोन कितने साल के लिए लिया? 10 साल के लिए। लोन लेने के लिए पैसे कितने खर्च किए? 1 लाख रुपए। तो आप मुझे बताइए, क्या 1 लाख रुपए का फायदा आने वाले 10 साल तक मिलेगा? और 1 लाख रुपए का फायदा अगर आने वाले 10 साल तक मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 लाख रुपए 10 साल में डिवाइड होने चाहिए। इसीलिए बेटा
ये जो हमारे खर्चे हैं 1 लाख रुपए के, ये 10 साल में डिवाइड होंगे तो इनका अमोर्टाइज्ड अमाउंट होगा कितना? 10,000। और ये जो 10,000 है ना, ये हमारी बोरोइंग कॉस्ट है। क्लियर है बात? बेटा ऑब्वियस ही बात है, जो बोरोइंग कॉस्ट है वो पूरी 1 लाख है, पर वो तो 10 साल की बोरोइंग कॉस्ट है ना। 1 साल की बोरोइंग कॉस्ट कितनी है? 10,000। इसलिए यहां पे क्या बोला? अमोर्टाइजेशन। यहां क्या बोला? अमोर्टाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों खर्चे पूरी लाइफ के लिए कर रहे हैं, और डिवेंचर की पूरी लाइफ के लिए, लोन की पूरी लाइफ के लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसे पूरी लाइफ में डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर है बात? एंड लास्ट वन, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ऑलरेडी आपके एग्जाम में 4-5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और मैं सच बताऊं तो मैं आपके अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, सुनो। Exchange differences, to the extent these are regarded as an adjustment of interest cost etc. ठीक है, ये बोल रहा है exchange difference to the extent these are regarded as an adjustment of interest cost etc. सर इस लाइन का मतलब तो कुछ निकला ही नहीं जी। जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इशू हुआ था, तब हम सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स ने भी बोला भाई इस लाइन का मतलब क्या है? एक्सचेंज डिफरेंसेस टू द एक्सटेंट दीज आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट एटसेट्रा। तो हमने बोला सर ये जो लाइन आपने डाली है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इस लाइन से समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन इशू किया। क्या किया? ASI, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन। और इस बात को समझाया कि इस बात का मतलब क्या है। सुनिएगा, इस बात का मतलब समझाया कि मान लो आपने $1 लाख का लोन लिया। ठीक, जिस दिन लोन लिया उस दिन $1 की रेट 40 थी, तो आपकी बुक्स में लोन कितना दिख रहा था? 40 लाख। लेकिन 31 मार्च साल के आखिरी दिन डॉलर की रेट हो गई 42, तो आपकी बैलेंस शीट में ये लोन दिखने लगा 42 लाख, और ये 2 लाख रुपए हमारा हो गया लॉस। इस लॉस को ही ये यहां पे एक्सचेंज डिफरेंस बोल रही हैं। समझ में आ रही है बात? पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है। आपने $1 लाख का लोन लिया था। जिस दिन लोन लिया उस दिन $1 40 रुपए का था, तो आपका लोन कितना बैठा? 40 लाख रुपए का। लेकिन साल के आखिरी दिन पर डॉलर की रेट बढ़कर 42 हो गई, तो 42 के हिसाब से अब ये लोन 42 लाख का हो गया है। तो आपकी बुक्स में अगर लोन 42 लाख पे दिखाओगे तो बाकी का 2 लाख रुपए क्या बुक करोगे? लॉस। इसी लॉस को यहां पे बोला जा रहा है एक्सचेंज डिफरेंस। अब सुनिए, इसके लिए बड़ी जोरदार बात बोली। बोला ये जो 40 लाख रुपए का लोन तुमने डॉलर में लिया था, इसमें ब्याज कितना देना पड़ा डॉलर के हिसाब से? मैंने बोला सर डॉलर के हिसाब से $10,000 का ब्याज देना पड़ा। 42 की रेट है, 4,20,000 का ब्याज देना पड़ा। हम पूछते हैं अगर ये 40 लाख रुपए का लोन तुमने रुपयों में लिया होता भारत में, तो ब्याज कितना लगता? तो मैंने बोला सर अगर ये लोन भारत में रुपए में लिया होता तो ब्याज लगता 5 लाख रुपए का। सुनना, सबसे पहली बात, इस $1 लाख के लोन पर ब्याज लगा 4,20,000, ये बोरोइंग कॉस्ट है। क्लियर है? ये तो ब्याज है ना, ब्याज तो बोरोइंग कॉस्ट है ही। अब सुनो, अब यहां पर पॉइंट आता है कि अगर ये 40 लाख रुपए का लोन मैंने भारत में लिया होता तो ब्याज लगता 5 लाख रुपए का, और मैंने ये लोन अमेरिका से डॉलर में लिया है तो मेरा ब्याज लगा 4,20,000 का। तो आप मुझे बताइए मेरी ब्याज की बचत कितनी है? 80,000। हमारा एएससी कह रहा है ये जो 2 लाख रुपए का लॉस है ना, इसमें से 80,000 जो ब्याज की बचत के बराबर पैसा है उसे तो आप ब्याज ही मान लो, लॉस मत मानो। और जो बाकी बचा 1,20,000 का लॉस, वो तुम्हारा लॉस है, उसे P&L में डाल दो। समझ में आ रहा है?
फॉरेन करेंसी की रेट बदलने से जो तुमको नुकसान हुआ है, उस नुकसान में से ब्याज की बचत के बराबर पैसा तो मान लो ब्याज, और बाकी का नुकसान पी एंड एल में डाल दो। अब तुम्हें डॉलर की रेट बदलने से नुकसान कितना हुआ? 2 लाख का। हम तुमसे पूछेंगे डॉलर में जो लोन ले रखा है इस पर ब्याज कितना भरा? मैंने बोला सर 4,20,000 का। आप मुझसे पूछो अगर यही लोन भारत में लेते तो ब्याज कितना लगता? मैंने बोला 5 लाख रुपए का। तो आपने बोला देख भाई, अमेरिका से जो तूने डॉलर में लोन लिया उससे तेरा ब्याज कितना बचा? 80,000 का। तो ये जो 2 लाख रुपए का डॉलर की रेट बदलने से नुकसान हो रहा है, इस नुकसान में से 80,000 का नुकसान तो मान ले ब्याज, और बाकी जो बचा 1,20,000 का नुकसान वो पी एंड एल से चार्ज कर ले। अरे समझा क्या तुमको? अरे तुमको समझा क्या पूरी बात? हाँ जी, तुमको पूरी बात समझा? समझ में आ रही बात? क्या इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाऊं? पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, अब 1 मिनट जरा इसको सुनना। ये क्या लिखा है देखो, एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट, एक्सचेंज डिफरेंस भी बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा, लेकिन सिर्फ कहां तक? विच आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, जहां तक आपका ये इंटरेस्ट की कॉस्ट का एडजस्टमेंट है वहां तक। समझ में आ रहा है बेटा? आप मुझे बताइए इस पॉइंट का मतलब पूरा समझ में आ गया? क्या मतलब है इसका? सबसे पहला आप ये देखो, डॉलर में जो आपने लोन ले रखा है उसमें डॉलर की रेट बदलने से नुकसान कितना हुआ, मान गए? नंबर 2, देखो डॉलर वाले लोन पर ब्याज कितना लग रहा है, और अगर यही लोन भारत में लेते तो ब्याज कितना लगता? दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके ब्याज की बचत है। जो आपका 2 लाख रुपए का लॉस है उसमें से 80,000 जो ब्याज की बचत के बराबर का नुकसान है उसे तो तुम ब्याज ही मान लो, और बाकी बचा 1,20,000 का लॉस, इसे लॉस मानो और पी एंड एल में डाल दो। समझ में आ रहा है? एक बार जरा मेरे साथ में रिवाइज करेंगे। सबसे पहला आप मुझे बताइए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए मैंडेटरी है? इज फर्स्ट थिंग क्लियर? क्या आपको पहली बात एकदम क्लियर है? नंबर 2, दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसमें बोरोइंग कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया गया है? इन्होंने बोला बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो, और जो भी बोरोइंग से रिलेटेड कॉस्ट है, बोरोइंग के अरेंजमेंट से रिलेटेड कॉस्ट है, वो दोनों मिलाकर आपकी क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। अब इन्होंने क्लैरिफाई किया, इस बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड करोगे आप इंटरेस्ट को, नंबर 2 कमिटमेंट चार्जेस को, नंबर 3 डिस्काउंट ऑन इशू या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमोर्टाइज्ड अमाउंट है उसको, और नंबर 4 आप करोगे अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट, मतलब बोरोइंग का अरेंजमेंट करने के लिए आपने जो कमीशन वगैरह दिया है उसका अमोर्टाइज्ड अमाउंट, और नंबर 5 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन ले रखा है तो फॉरेन करेंसी की रेट बदलने से जो भी आपको नुकसान हो रहा है उस नुकसान में से ब्याज की बचत के बराबर नुकसान बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा, और बाकी का नुकसान पी एंड एल में चार्ज किया जाएगा। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत? क्लियर है बात? चलो, एक बात का ध्यान रखना कि आपकी जो प्रेफरेंस शेयर पे आप डिविडेंड दे रहे हो, इक्विटी शेयर पे जो आप डिविडेंड दे रहे हो, जिसे अपन लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल देते हैं, ध्यान रखना वो कभी भी बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, आप ही ध्यान रखना वो कभी भी बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर? अब मैं सोच रहा हूं ये जो चौथा वाला पॉइंट है ना, इस चौथे वाले पॉइंट के ऊपर कुछ सवाल कर लें। चलो, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लीजिए बेटा। आप इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग लिख सकते हैं सुपर इंपॉर्टेंट। वैसे मैं आपको बता दूं हमारे एग्जाम में इस चैप्टर में मुश्किल से 3 या 4 सवाल हैं जो हर बार आते हैं। ठीक है,
मतलब इसमें वैरायटी नहीं है, 3-4 सवाल फिक्स्ड है, बस उन्हीं में से कोई एक सवाल उठा करके पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन देने वाला एएस है ये। RGS Limited has raised a loan of $50,000 on 1st April 2004 for a specific project at the rate 2% per annum। सवाल कहता है बेटा हमने एक $50,000 का लोन लिया है 1 अप्रैल 2004 को और ब्याज की रेट जो है वो 2% है, पेबल एनुअली। ओके, ऑन 1st April 2004 एक्सचेंज रेट वॉज 48 पर डॉलर। सवाल कह रहा है बेटा जिस दिन आपने लोन लिया था उस दिन $1 की रेट कितनी हुआ करती थी? 48। ऑन 31st March 2005 द एक्सचेंज रेट इज ₹50 पर डॉलर। और बेटा सवाल कह रहा है 31 मार्च को $1 की जो रेट है वो 48 से बढ़कर कितनी हो गई? 50। अब गड़बड़ी समझो, ये समझना जो लोन $50,000 का तुमने लिया था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को $1 की रेट हुआ करती थी 48, तो $50,000 का जो लोन था उसकी रुपीस में वैल्यू थी 24 लाख। और 31 मार्च को $1 की रेट बढ़कर हो गई है 50, और बेटा $1 की रेट बढ़कर अगर 50 हो गई तो बेटा आप जरा ध्यान से देखो, आपका लोन 50 रुपीज के हिसाब से $50,000 के लोन की वैल्यू कितनी हो गई? 25 लाख। हाँ जी, कितनी वैल्यू हो गई? 25 लाख। अब आप मुझे बताइए जो हमारा लोन 24 लाख का था उसकी वैल्यू बढ़कर अगर 25 लाख हो गई, इसका मतलब डॉलर की रेट बदलने से मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अरे सोचो ना यार, जो लोन 24 लाख में चुकना था वो लोन आप 25 लाख रुपए में चुकेगा, तो क्या ये मेरे लिए नुकसान है ना? अच्छा, अब सुनो, एक बात मुझे बताओ, $50,000 पे 2% ब्याज लग रहा है, तो 2% ब्याज हो गया $1,000 का, सही है क्या? 50,000 अब ये बताओ कि ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपको देना कब है? जल्दी बताओ, क्या ये इंटरेस्ट आपको साल के आखिरी दिन पे देना है? जी सर। और बेटा आखिरी दिन पर $1 की रेट क्या है? 50। तो बेटा जी तुम्हें इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 50,000। बेटा हिसाब लगा के देखो, $50,000 का लोन है, और बेटा ये जो $50,000 का लोन है, इस लोन पर 2% आपको इंटरेस्ट देना है, तो 2% इंटरेस्ट आपका कितना हुआ? 50,000। हाँ जी, कितना? 50,000, सॉरी 1,000। और $1 की रेट आपकी आज 50 रुपीज की है, तो आपको इस इंटरेस्ट के लिए कितने पैसे देने पड़े? 50,000। ठीक है, अब सुनो, द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट, ध्यान से पढ़ना ये लाइन, द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बीन बोरोड बाय RGS Limited इन इंडियन करेंसी एट द रेट 10% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 2003। 1 अप्रैल 2003 को ये 24 लाख रुपए का लोन अगर भारत में लिया जाता तो ये लोन भारत में कितने का मिलता? 10% ब्याज पे। तो आप मुझे बताओ, अगर ये लोन भारत में लेते तो 10% के हिसाब से 24 लाख के लोन पर मेरा इंटरेस्ट कितना पड़ता? 2,40,000। अब मेरा सवाल आपसे यह है, ये बताओ कि मैंने डॉलर में लोन लेकर ब्याज की बचत कितनी की है? 1,90,000। और बेटा अगर आपने इंटरेस्ट की सेविंग की है 1,90,000, तो 1,90,000 तक कितना भी नुकसान हो जाए वो इंटरेस्ट ही माना जाएगा। ठीक है, अब हिसाब लगाओ, 50,000 का इंटरेस्ट आपने पे किया, और 1 लाख रुपए का जो नुकसान है ये भी इंटरेस्ट ही माना जाएगा। तो आप मुझे बताइए आपका इंटरेस्ट का खर्चा कितना माना जाए? 1.5 लाख। आपका इंटरेस्ट का खर्चा कितना माना जाना चाहिए? 1.5 लाख। हाँ जी, आपका इंटरेस्ट का खर्चा कितना माना जाना चाहिए?
1.5 लाख। आंसर करेक्ट कर लेना बेटा, बुक में आंसर करेक्ट कर लेना। कितना? 1.5 लाख। अब यहां पे एक मजेदार केस क्या होता, अगर यहां पे मान लो ये नुकसान 1 लाख की जगह अगर 2 लाख का होता, अगर ये नुकसान 1 लाख की जगह अगर 2 लाख रुपए का होता तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। कैसे? मैं बोलता 2 लाख रुपए के नुकसान में 1,90,000 का जो नुकसान है वो तो माना जाएगा बोरोइंग कॉस्ट के बराबर, वो तो माना जाएगा बोरोइंग कॉस्ट, और बाकी जो 10,000 का लॉस है वो माना जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस लॉस, और वो जाएगा कहां? पी एंड एल में। आ रही बात समझ में? लेकिन यहां पर तो प्रॉब्लम क्या है, लॉस हमारा 1 लाख का है, सेविंग हमारी 1,90,000 की है, तो यहां पर तो पूरा का पूरा 1 लाख का लॉस बोरोइंग कॉस्ट माना जा रहा है। कुल मिलाकर हमारी बोरोइंग कॉस्ट हो जाएगी 1,50,000। ठीक है, तो दैट वे इस क्वेश्चन में कुछ खास डिफिकल्ट कुछ बचा नहीं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में मतलब थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता अगर ये लॉस 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए होता। ठीक है, बुक में आंसर करेक्ट कर लिया, 1,48,000 नहीं है, 1,50,000 है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, अब अगली बात आती है क्वालिफाइंग एसेट की। अगली डेफिनेशन की ओर चलते हैं, और हमारी अगली डेफिनेशन है मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। बेटा हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि भाई साहब आप हर एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट नहीं जोड़ सकते। सुनो बेटा, क्या बोला? आप हर एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट नहीं जोड़ सकते हो, आप सिर्फ उसी एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट जोड़ सकते हो जिसे बनाने में या जिसे रेडी टू यूज होने में या रेडी टू सेल होने में कितना टाइम लगे? 12 महीने या उससे ज्यादा, 12 महीने से ज्यादा का टाइम लगे तो ही आप उसे क्वालिफाइंग एसेट मानोगे, अदरवाइज आप उसे क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानोगे। और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के केस में ही इंटरेस्ट की कॉस्ट को इंक्लूड किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक बात समझो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कितनी जोरदार बात करी है। अगर किसी एसेट को रेडी टू यूज या रेडी टू सेल होने में अगर 1 साल से कम टाइम लगता है तो ऐसे आइटम की कॉस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन जिस एसेट को रेडी टू यूज होने में या रेडी टू सेल होने में अगर 1 साल से ज्यादा का समय लगता है, 1 साल या उससे ज्यादा का समय लगता है, तो ही हम उसे क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे, तो ही हम उसकी कॉस्ट में इंटरेस्ट की कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। आ रही बात समझ में? अब इस डेफिनेशन में एक बहुत जोरदार बात आई। सुनो सुनो सुनो, इस डेफिनेशन को, क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को जब एनालाइज किया गया तो एनालिसिस में एक बड़ी जोरदार बात सामने आई। इन्होंने बोला वो एसेट जिसे रेडी टू यूज या रेडी टू सेल होने में 1 साल या उससे ज्यादा का समय लगेगा वो क्वालिफाइंग एसेट है। अब रेडी टू यूज बोला तो फिक्स्ड एसेट, रेडी टू सेल बोला तो स्टॉक इन ट्रेड, हाँ कि ना? तो बेटा यहां पर इन्होंने क्वालिफाइंग एसेट की परिभाषा में रेडी टू यूज और रेडी टू सेल दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। रेडी टू यूज का मतलब हो गया फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं अगर उसे बनाने में 1 साल या उससे ज्यादा का समय लग रहा है। और जो हमारा रेडी फॉर सेल मतलब जो हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, यदि उसे बनाने में 1 साल या उससे ज्यादा का समय लग रहा है तो हम स्टॉक इन ट्रेड की कॉस्ट में भी इंटरेस्ट को इंक्लूड, बोरिंग कॉस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे डेफिनेशन में रेडी टू यूज और रेडी टू सेल दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। रेडी टू यूज माने फिक्स्ड एसेट, रेडी टू सेल माने स्टॉक इन ट्रेड। जरा पढ़िए क्या लिखा है। कहता है क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरीली, अब सुनना यार, ये बड़ा जोरदार शब्द इन्होंने डाला, नेसेसरीली। अब आप बोलेंगे नेसेसरीली मतलब? बेटा एक बात बताओ कि अगर किसी चीज को, किसी एसेट को बनाने में 2 महीने लगने, आपने धीमे 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 काम करके उसको 2 साल में बनाया, तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगी? नहीं। यहां एक्चुअल टाइम की बात नहीं हो रही, यहां पे नेसेसरी की बात हो रही है। जिसे बनाने में नेसेसरी है 12 महीने या उससे ज्यादा का टाइम लगना। सुनो, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरीली टेक्स a substantial period of time
टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। मतलब उसे रेडी टू यूज होने में या रेडी टू सेल होने में अगर ज्यादा समय लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। और याद रखना, बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में ही जोड़ी जा सकती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, अब देख लो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बोल का एग्जाम्पल भी दे रहा है, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज और सेल, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ क्वालिफाइंग एसेट। समझ में आ रही है? मतलब बेटा यहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी शामिल कर लिया गया, गुड्स को, स्टॉक इन ट्रेड को भी शामिल कर लिया गया, फिक्स्ड एसेट को भी शामिल कर लिया गया। क्लियर है बात? अच्छा बेटा ये बात ध्यान रखना, फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ठीक है, वैसे मैं और गहराई में चलना चाहता हूं अगर आप लोग थोड़ा और इंटरेस्ट लें। बेटा यहां पे इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। सीए फाइनल में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पॉइंट था। इंटेंडेड यूज, सर इंटेंडेड यूज मतलब मान लो आपकी एसेट रेडी टू यूज हो गई है, लेकिन आपको जिस तरीके से इस्तेमाल करना है उसमें अभी टाइम और लगेगा। तो ध्यान रखना, जब तक वो आपके इंटेंडेड यूज के लिए तैयार नहीं हो जाती ना, तब तक आप अपनी इंटरेस्ट की कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे। सर बात समझ नहीं आई, मैंने बोला जरा समझो। मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं और उस बिल्डिंग में मुझे अपना ऑफिस बनाना है। ऑफिस बनाने के लिए मुझे उसमें इंटीरियर का काम भी करवाना पड़ेगा, सारा फर्नीचर वगैरह जो इंटीरियर का काम है, फॉल सीलिंग, पर्दे वगैरह सब कुछ मुझे लगाने पड़ेंगे, हाँ कि ना? अब मेरी बात को समझो, अगर ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है 1 जनवरी को, लेकिन उसमें इंटीरियर का सारा काम कंप्लीट हुआ है 30 जून को, तो आप मुझे बताइए रेडी फॉर इंटेंडेड यूज के मुताबिक अगर देखा जाए तो आप 30 जून तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो, अपनी कॉस्ट में जोड़ सकते हो। बोलो हाँ कि ना? आप समझना, बिल्डिंग वॉज रेडी टू यूज ऑन 1 जनवरी, लेकिन इंटीरियर का काम होने के बाद, फर्नीचर का काम होने के बाद वो बिल्डिंग तैयार हुई है 30 जून को। तो बिल्डिंग वॉज रेडी टू यूज ऑन 1 जनवरी, बट बिल्डिंग वॉज नॉट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। अरे समझ में आ रहा है क्या? बिल्डिंग इंटेंडेड यूज के लिए रेडी नहीं थी, बिल्डिंग इंटेंडेड यूज के लिए रेडी कब हुई? 30 जून को। तो एक बात ध्यान रखना, आप 30 जून तक का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? बेटा बिल्डिंग किसी भी एसेट का रेडी टू यूज होना क्राइटेरिया नहीं है, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। आ गई बात समझ में? अच्छा अब आप सुनो, कह रहा है thus the assets which are ready for their intended use or sale when acquired are not qualifying asset। मतलब आप समझो कि अगर आपने कोई एसेट खरीदी है और जिस टाइम खरीदा वो उसी टाइम रेडी टू यूज है, तो भैया उसमें बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। बेटा आपको मालूम है रेडी टू यूज या रेडी फॉर सेल होने में, सेल होने के लिए आपको 12 महीने या उससे ज्यादा टाइम लगना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाइंग एसेट बनोगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी एसेट खरीदी है जो रेडी टू यूज है इमीडिएटली, अरे जैसे तुमने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी को रेडी होने में टाइम लगता है क्या? या गाड़ी जिस दिन खरीदते हो उसी दिन रेडी टू यूज है, तो गाड़ी की बोरोइंग कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकती। आप ये ध्यान रखना कि बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज हो सकती है, और क्वालिफाइंग एसेट का मतलब वो एसेट जो इंटेंडेड यूज के लिए या सेल के लिए जिसको रेडी होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, सिर्फ वही क्वालिफाइंग एसेट है, सिर्फ उसी की कॉस्ट में बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है। आ रही है बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा सुनो, फॉर एग्जाम्पल इफ वी परचेज अ ट्रक then it is immediately ready for use, therefore it will never be treated as qualifying asset। सिंपल सी बात है, अगर आपने एक ट्रक खरीदा तो ट्रक आपने जिस टाइम खरीदा उसी टाइम ये रेडी टू यूज है, और ट्रक अगर रेडी टू यूज है इमीडिएटली तो बेटा फिर वो क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं। जैसे गाड़ी है, आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदते ही वो रेडी टू यूज है, तो आप बताइए क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं, क्योंकि उसे रेडी टू यूज होने में या रेडी फॉर सेल होने में 12 महीने या उससे ज्यादा का टाइम नहीं लग रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कैमरा खरीदा, कैमरा खरीदते ही मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूं क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि कैमरा खरीदते ही रेडी टू यूज है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा
हियर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। बेटा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? 12 महीने। तो 12 महीने या उससे ज्यादा का समय लगे रेडी टू इंटेंडेड यूज या रेडी फॉर सेल होने में, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। सुनो, एज पर AS 16 द सब्सटेंशियल पीरियड कैन बी टेकन टू बी मोर और लेस देन 12 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द सिचुएशन। लेकिन हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में ये लूप होल दिया गया है कि अगर पीरियड 12 महीने से कम का है तो भी आप उसे क्वालिफाइंग एसेट मान सकते हो, अगर आपकी सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट ऑफ द केस जो है वो ऐसा बोलता है कि भैया यहां पे इंटरेस्ट को इंक्लूड करना जरूरी है। मेरी बात को समझो, अगर मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग को बनाने में मेरे को 11 महीने का समय लगा। अब 11 महीने का समय लगा तो 12 महीने का समय नहीं लगा, 11 महीने का समय लगा, तो आप मेरे से बोल सकते हो सर ये क्वालिफाइंग एसेट ही है क्योंकि इसको बनाने में 12 महीने से कम का टाइम लगा है। लेकिन मैंने बोला यार इसका इंटरेस्ट का खर्चा इतना ज्यादा है कि अगर मैंने बिल्डिंग की कॉस्ट में इंटरेस्ट का खर्चा नहीं जोड़ा और ये इंटरेस्ट का खर्चा उठाकर मैंने P&L में डाल दिया तो मेरा P&L मेरी गलत परफॉर्मेंस दिखाएगा। समझ लो, मान लो 100 करोड़ की बिल्डिंग है, 100 करोड़ का ब्याज हो गया 10 करोड़ रुपए, तो मैंने बोला यार अगर मैं 10 करोड़ का इंटरेस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करूंगा, ये इंटरेस्ट को मैं उठाकर P&L में डाल दूंगा, तो ऑब्वियस बात है मेरा जो P&L प्रॉफिट लॉस दिखाएगा वो इतना गलत प्रॉफिट लॉस दिखाएगा कि मेरे बिजनेस की सही पिक्चर सामने नहीं आ पाएगी। आ रही बात समझ में? तो उस कंडीशन में 11 महीने पे भी आप उसे क्वालिफाइंग एसेट मान सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? बेटा क्लियर है बात? हाँ जी। तो आइए बेटा, अपन ने यहां पे जो बात समझी वो बताओ। सबसे पहला मुझे बताओ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए मैंडेटरी है। नंबर 2, मैंने आपको बोरिंग कॉस्ट का मतलब बताया। बोरिंग कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट और उस बोरिंग के अरेंजमेंट से रिलेटेड खर्चे। फिर उन्होंने इसी बात को क्लैरिफाई किया, बोरिंग कॉस्ट में 5 चीजें इंक्लूड करनी है। एक, जो आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो। नंबर 2, लोन के अरेंजमेंट के लिए जो खर्चा किया उसका अमोर्टाइज्ड अमाउंट। नंबर 3, कमिटमेंट चार्जेस। नंबर 4, जो भी आपका डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसका अमोर्टाइज्ड अमाउंट जो है वो। नंबर 5, यदि आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, करेंसी की रेट बदलने से आपको नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान भी बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा। कहां तक? इंटरेस्ट की सेविंग वाले अमाउंट तक। ठीक है, अच्छा, रिकॉग्निशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अब बोरिंग कॉस्ट के रिकॉग्निशन की बात करते हैं। अब एक बात मुझे बता दो, बोरिंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना कब स्टार्ट करेंगे? मेरे कहने का मतलब है बोरिंग कॉस्ट कब से मेरी कॉस्ट में जुड़ना शुरू होगी? मेरी बात को समझना, मैं बहुत सिंपल बात तुमको समझाता हूं। मैंने लोन लिया 1 अप्रैल को और मेरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 जून को। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1 जून को और मैंने लोन लिया है 1 अप्रैल को, तो जो इंटरेस्ट मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेगा वो 1 अप्रैल से जुड़ेगा कि 1 जून से जुड़ेगा? 1 जून से। आपका कहना बिल्कुल सही है। आप कह रहे हो सर अगर आपका कंस्ट्रक्शन 1 जून को स्टार्ट हुआ है तो आपने लोन पहले क्यों लिया? इसका मतलब लोन अगर आपने पहले ले लिया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू किया है, तो सर इससे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले तो आपको पैसे की जरूरत थी नहीं, और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले अगर आपको इंटरेस्ट की जरूरत, लोन की जरूरत नहीं थी, तो आपने लोन लिया क्यों? तो इसका मतलब ये वाला जो ब्याज है, ये वाला ब्याज जो है ये तो कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लग रहा है, तो सर आप इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करोगे। इसका मतलब जब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्लियर बात है? नंबर 2, एक बात मुझे बताओ कि अगर मेरा कंस्ट्रक्शन का काम 1 जून को स्टार्ट हुआ है, लेकिन बेटा मैंने पहली बार कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पेमेंट 1 जुलाई को किया है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैंने लोन लिया 1 अप्रैल को, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया 1 जून को, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चों का पेमेंट मैंने पहली बार किया है 1 जुलाई को,
मेरा क्वेश्चन ये है, इस वाले पीरियड का ब्याज तो कैपिटलाइज नहीं हो सकता, मैं भी जानता हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मैंने कोई पेमेंट नहीं किया। पेमेंट मैंने पहली बार किया है 1 जुलाई को। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 1 जून से 1 जुलाई का जो ब्याज है ये कैपिटलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बात सोच के बताओ कि अगर मेरे को पेमेंट 1 जुलाई को करना है तो पहले लोन लेने की जरूरत क्या है? अगर मेरे को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पेमेंट अगर 1 जुलाई को करना है तो आप मुझे बताओ, अगर पेमेंट मेरे को 1 जुलाई को करना है तो लोन मैंने 1 जुलाई से पहले लिया ही क्यों? तो ऑब्वियस बात है, जब आपको पैसों की जरूरत है तभी लोन लो ना। तो आप ध्यान रखना, ये वाले पीरियड का जो ब्याज है ये भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट होना या फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पेमेंट होना, इन दोनों में से जो भी लेट होगा ना, तब से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? बेटा आप ध्यान रखना, जिस दिन आपने लोन लिया है वहां से ब्याज कैपिटलाइज नहीं होता। ब्याज का कैपिटलाइजेशन शुरू होता है जिस दिन आपने एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया, वो वाला दिन, या फिर जिस दिन आपने पेमेंट किया है वो दिन, दोनों में से जो भी लेट है। अरे समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? पेमेंट या कंस्ट्रक्शन, विच एवर इज लेटर। आप एक बात बताओ, ब्याज आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पेमेंट पहले कर दिया, कंस्ट्रक्शन ही बाद में शुरू हुआ है, तो भैया कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले तुम्हारा ब्याज कैपिटलाइज थोड़ी कर दूंगा मैं। तो आप ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट होना, परचेज का होना या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट का पेमेंट करना, सॉरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पेमेंट करना, सब में से जो लेट हो रहा है ना, लेट वाले दिन से ब्याज का कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होता है। लेकिन जब मैं ये वाली बात समझाता हूं तो मेरे दिमाग में 2 और सवाल आते हैं। सर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होना माने, सर मान लो एक काम बताओ कि अगर मैं आर्किटेक्ट के पास में गया और आर्किटेक्ट के पास में मैंने जाके नक्शे बनवाना शुरू कर दिया, तो आप मुझे बताइए सर नक्शे बनवाना भी तो कंस्ट्रक्शन के लिए ही है, तो ये जो नक्शे बनवा रहा हूं, क्या आप बोलोगे कि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है कि नहीं हुआ है? हाँ सर, जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा, मैंने जमीन खरीदी, जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं अभी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा रहा हूं, सर क्या ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट माना जाएगा? मैंने बोला सोचता हूं। बोले सर चलो छोड़ो एक बात, ये नक्शा बन गया, ये नक्शा लेकर के मैं गया नगर निगम के पास, और नगर निगम के पास जाकर के मैंने नक्शे को पास करवाने के लिए फाइल बना के सबमिट करवा दी। अब मैंने नगर निगम में फाइल सबमिट करवा दिया, मैं नगर निगम के चक्कर लगा रहा हूं ताकि मेरा नक्शा पास हो जाए और फिर मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर पाऊं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि मैंने जो फाइल नगर निगम में लगाई है अप्रूवल के लिए, सर ये जो मैं काम कर रहा हूं, क्या ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हाँ सर, ये ध्यान रखना जमीन पर कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, हाँ माना जाएगा, माना जाएगा। तुमको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है अगर आपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शुरू कर दिए तो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट माना जाएगा। फिजिकली स्टार्ट चाहे बाद में हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ में आ गया क्या? मतलब अगर तुमने नक्शे बनवाना शुरू कर दिया, नक्शे पास करवाना शुरू कर दिया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग अगर आपने शुरू कर दी तो ये भी कंस्ट्रक्शन वर्क की स्टार्टिंग माना जाएगा। आ गई बात समझ में? नंबर 2, मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सर पेमेंट का मतलब क्या है? पेमेंट का मतलब क्या है? तो ध्यान रखना, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला पेमेंट का मतलब है या तो आप कैश में पेमेंट कर दो या आपके सिर पर ब्याज वाली लायबिलिटी पैदा हो जाए। अरे समझना, मेरी बात को समझना, मेरे ठेकेदार ने बोला कि सर आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के 1 महीने बाद पेमेंट करना है। मैंने पेमेंट कर दिया तो भाई ब्याज का कैपिटलाइजेशन शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से। सुनना, दिमाग लगाना, मेरे ठेकेदार ने बोला कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के 1 महीने बाद आपको पेमेंट करना है। मैंने नहीं किया, मैंने पेमेंट किया 1 अगस्त को। ब्याज का कैपिटलाइजेशन कब से होगा? 1 अगस्त से। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन मान लो अगर मेरे ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में लिखवा रखा है कि भैया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के 1 महीने बाद आपको पेमेंट करना है और पेमेंट नहीं किया तो 10% ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज लगना कब से स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त को पेमेंट हुआ है,
लेकिन ब्याज वाली लायबिलिटी मेरे सिर पर कब पैदा हो गई? 1 जुलाई से। तो बेटा पेमेंट 1 जुलाई को ही माना जाएगा, आप ब्याज 1 जुलाई से ही कैपिटलाइज करना शुरू करोगे। सर पेमेंट माने मतलब क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब समझो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला जिस दिन पेमेंट कर रहे हो वो वाला दिन माना जाएगा पेमेंट का। या फिर अगर आपके सिर पे इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी पैदा हो गई, अगर ठेकेदार ने जिस दिन से ब्याज लगाना शुरू कर दिया वो वाला दिन पेमेंट का माना जाएगा। यहां समझ में, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैंने पेमेंट किया 1 अगस्त को तो पेमेंट वाला दिन 1 अगस्त माना जाएगा, ब्याज का कैपिटलाइजेशन 1 अगस्त के बाद में शुरू होगा। लेकिन मान लो अगर मैंने पेमेंट किया 1 अगस्त को, लेकिन इंटरेस्ट मेरे सिर पे चार्ज होना शुरू हो गया 1 जुलाई से, तो ध्यान रखना पेमेंट का दिन 1 जुलाई माना जाएगा, भले ही आपने पेमेंट 1 अगस्त को किया हो एक्चुअली। तो बेटा या तो आप पेमेंट कर दो या आपके सिर पे इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी आ जाए, ये दोनों में से जो भी काम जिस दिन हुआ है बस वही दिन पेमेंट का माना जाएगा, उसी दिन से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक बार मेरी बात को दोबारा से सुन लो, एक बार मेरी बात को दोबारा से सुन लो। बेटा सबसे पहली बात, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब होगा? बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा जब बोरोइंग कॉस्ट लगने लग जाए, या कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाए, या कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का पेमेंट हो जाए। इन तीनों में से जो भी सबसे लेट होगा वहां से बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगा। एक बात मुझे बताओ, अगर बोरोइंग कॉस्ट लगना ही शुरू नहीं हुई तो कैपिटलाइज क्या करोगे? तो बोरोइंग कॉस्ट लगना, ब्याज लगना शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया, और तीसरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पेमेंट हो गया। इन तीनों में से जो काम लेट हो रहा है ना, सबसे आखिरी हो रहा है, उसके बाद में ब्याज लगना शुरू हो, ब्याज कैपिटलाइज होना शुरू होगा। मतलब तुम तो ऐसा समझ लो, जब तुम्हारी ये तीनों काम हो जाएंगे ना, जब तुम्हारी तीनों शर्तें पूरी हो जाएंगी, उस दिन के बाद ब्याज कैपिटलाइज होगा। बोरोइंग कॉस्ट लगने लगी है, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पेमेंट हो गया। तीनों चीजें जब हो जाएंगी तब ब्याज का कैपिटलाइजेशन शुरू होगा। ठीक है? अच्छा एक बात मुझे बताओ, कंस्ट्रक्शन के काम का स्टार्ट होने का मतलब मैंने क्या बोला? अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग स्टार्ट कर दी तो इसे भी कंस्ट्रक्शन के काम का स्टार्ट होना ही माना जाएगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर है मेरी बात? नंबर 2, सुनो 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 ना प्लीज, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पेमेंट कब माना जाएगा? या तो आप पे कर दो, चाहे कैश में करो चाहे कोई चीज देकर पेमेंट करो, मुझे दिक्कत नहीं, पे कर दो, या फिर आपके सिर पर इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी पैदा हो जाए तो पेड माना जाएगा। ठीक है, समझे अपन? पहले ये वाली बात जो है ये मुख्य थी। अब एक छोटी सी बात और समझ लो, बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट इफ इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू। बेटा बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन सिर्फ तभी किया जा सकता है जब वो बोरोइंग कॉस्ट किसी क्वालिफाइंग एसेट के एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन के लिए लग रही हो। अरे समझ रहे हो बेटा, किसी क्वालिफाइंग एसेट को खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हो, किसी क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन पे पैसा खर्च कर रहे हो, या किसी क्वालिफाइंग एसेट के प्रोडक्शन पे पैसा खर्च कर रहे हो, और उससे डायरेक्टली रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट है, तो ही कैपिटलाइज कर सकते हो, अदरवाइज कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब एक बात सुनो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब यदि आप ये साबित कर सको कि अगर मैं ये बिल्डिंग नहीं बनाता तो मेरा ये ब्याज नहीं लगता, तो ही बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। बेटा एक शब्द देखो क्या लिखा है इसने, शब्द देखो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, मतलब जिस बोरोइंग कॉस्ट का आप सीधा संबंध बता सकते हो, आप ये साबित कर सकते हो कि अगर मैं ये बिल्डिंग नहीं बनाता तो मेरा ये ब्याज नहीं लगता। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, एक्विजिशन से, कंस्ट्रक्शन से या प्रोडक्शन से, तो ही कैपिटलाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग कैपिटलाइज नहीं कर सकते। मेरी बात को समझना, मेरे ऊपर एक लोन चल रहा है 1 करोड़ का, ठीक है, पिछले 5 साल से लोन चल रहा है। मैंने क्या किया, मैंने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। अब मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, अब अपनी बोरोइंग कॉस्ट को अपन इस बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर लेते हैं। मैं नहीं कर सकता,
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे साबित करना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो लोन आपने ले रखा है ये तो 5 साल पहले से लिया हुआ है, ये पैसा तो आपके बिजनेस में लगा हुआ है, तो आपने ये वाला पैसा इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाया और ये वाला पैसा आपने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाया, तो आप बिल्डिंग की कॉस्ट में ये वाली बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये साबित कर दूं कि नहीं ये वाली बोरोइंग का पैसा ही मैंने लगाया है, तो मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं। तो ध्यान से सुनो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का सबसे बड़ा टेस्ट होता है अवॉइडेबल। अवॉइडेबल मतलब आप साबित कर दो कि अगर ये बिल्डिंग ना बनती तो ये लोन ना होता, ये ब्याज ना लगता। अगर आप ये साबित कर दो कि बिल्डिंग ना होती तो ब्याज भी ना लगता, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो ही कैपिटलाइज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब जरा सुनो, अदर बोरोइंग कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दीज आर इनकर्ड। ध्यान रखना, जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो रही वो बोरोइंग कॉस्ट आप P&L में खर्चा मान के डाल देना। क्या बोल रहा है? अदर बोरोइंग कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। ये कह रहा है भैया जो बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो वो बोरोइंग कॉस्ट कहां जाएगी? खर्चे की तरह P&L में चली जाएगी। क्लियर है मेरी बात? बेटा मेरा पॉइंट क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनना। व्हेन टू रिकॉग्नाइज, आइए बेटा, व्हेन टू रिकॉग्नाइज, अपने को रिकॉग्नाइज कब करना है। चलो